सुकमा हमले के बाद किस तथ्य और तर्क के आधार पर कई चैनलों ने नक्सल समस्या के खात्मे का ऐलान कर दिया है। हैरानी होती है, इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे अंतिम किला या अंतिम गढ़ बाकी रह गया है जो सड़क बनने के बाद ढह जाने वाला है। क्या सब कुछ इतना आसान और सरल है कि पत्रकार एक दिन की ग्राउंड रिपोर्टिंग से ये जान गया है और सरकारों ने बताया तो उसे भरोसा भी हो गया है? आप इन बातों की परवाह ना भी करें तो भी आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसके बाद भी प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस तो लेंगे ही, 800 की जगह 2000 के जूते आपसे खरीदवाते रहेंगे। नक्सली हमले के बाद हम चैनलों की दुनिया में फिर से भावुक और जोश से भर देने वाले शब्द लौट आए हैं, जैसे ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नक्सली हमले का शेर, जांबाज, शूरवीर, शौर्य गाथा, भारत मां का सपूत, शहीदों का परिवार मांगे बदला, कब लेंगे बलिदान का बदला, बदले की तारीख बताओ। हम मीडिया वालों के पास इससे अधिक ना तो समझ है ना ही कोई दूसरा तरीका जिससे हम छत्तीसगढ़ की घटनाओं को आप तक पहुंचा सकें संवेदनाओं के साथ। अब आपकी भी ट्रेनिंग इसी तरह की हो गई है कि बलिदान, बहादुरी और बदला से आगे समझने का ना तो आपके पास वक्त है ना ही दिलचस्पी। भारत में दो शब्दों की दो समस्याएं हैं। दो शब्दों की इन दो समस्याओं के पीछे लाखों की संख्या में सेना और अर्धसैनिक बल कई साल से लगे हैं। इन दो शब्दों की दो समस्याओं के नाम हैं कश्मीर समस्या और नक्सल समस्या। नक्सल समस्या के कारण क्या है, अब क्या नया हो रहा है, कहां से लोग आते हैं और कहां से बंदूकें आती हैं, कहां से इनके पास मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग होती है कि सीआरपीएफ के जवानों को घात लगाकर मार देते हैं, बारूदी सुरंग बिछा देते हैं, ये सब किसी को कुछ नहीं मालूम। कहा गया है कि नोटबंदी के कारण आतंकवाद और नक्सलवाद कम हो गया। खुद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 700 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह सारी बातें पब्लिक में चल भी रही हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ना तो हम तक ये बात पहुंचती है कि इतने सालों बाद भी नक्सली समस्या क्यों है, और ना ही यह बात कि इसे दूर करने के लिए क्या नया हो रहा है। बंदूक ही समाधान है तो बंदूक को इतना वक्त क्यों लग रहा है? जाहिर है यह सब सुनने समझने के लिए वक्त और धीरज चाहिए, जो ना हमारे पास है और ना आपके पास। इसलिए टीवी स्क्रीन पर तरह तरह की पंक्तियां उछल रही हैं कि कब लिया जाएगा बदला, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 11 मार्च को भी यही सब कहा गया था जब सुकमा में ही नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर बड़ा हमला किया। दिन के 9:15 बजे हमला हुआ था जब सीआरपीएफ के 112 जवान गश्त पर थे, सड़क खाली करा रहे थे। 100 से अधिक नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया और भारी मात्रा में हथियार लूटकर भाग गए। इस हमले में सीआरपीएफ के 12 जवानों की मौत हुई थी। मीडिया ने 11 मार्च के हमले को 2017 का सबसे बड़ा नक्सली हमला बताया था। 11 मार्च को भी मीडिया ने लिखा कि सीआरपीएफ के पास स्थायी मुखिया नहीं है, यानी कि डीजी नहीं है पूर्णकालिक। 24 अप्रैल के हमले के बाद भी मीडिया ने कहा कि सीआरपीएफ का स्थायी मुखिया क्यों नहीं है। यह सवाल ठीक लगता है, लेकिन स्थायी मुखिया के होने से हमला नहीं होता या स्थिति में सुधार हो जाता, इसकी क्या गारंटी है? यहां सवाल क्या होना चाहिए, स्थायी मुखिया के साथ कोई नीति है भी या नहीं, या सब कुछ स्थायी मुखिया या डीजी तक ही सीमित है? नहीं, हमारे यहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमारी सीआरपीएफ हो अथवा बीएसएफ हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। लीडरशिप की नो काइंड ऑफ लीडरशिप इन सीआरपीएफ, कोई और यहाँ पर और यदि सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे, यह भी हमने तय किया। नहीं, हम यह आपको बतला के नहीं करेंगे। थैंक यू। क्या कुछ अभी स्ट्रेटजी एयरफोर्स की भी यहाँ पर की बढ़ा? नहीं, जो कुछ भी है स्ट्रेटजी, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि कभी भी स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं की जाती, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसी सुकमा में 7 साल पहले नक्सलियों ने 76 जवानों को मार दिया था। इस बार 25 जवानों को मारा है। भावुक शब्दों से अगर इंसाफ मिलता या बदला ले लिया जाता तो ये दो शब्दों की दो समस्याएं समाप्त हो चुकी होती। मीडिया तो बलिदान का बदला लेने की तारीख भी पूछ रहा है। तारीख पूछने वालों से पूछा जा सकता है कि सब कुछ बलिदान या बदला ही है, या नक्सली समस्या से लड़ने की नीति रणनीति की भी कभी समीक्षा होगी। इतना बदलाव तो आ ही गया है कि अब इन हमलों के बाद किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, किसी की जवाबदेही नहीं होती है। ऐसी राष्ट्रीय सहमति कभी नहीं देखी गई। सुकमा हमले के वक्त भी प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री से बात की थी, हालात का जायजा लिया था, घटना की निंदा की थी और शहीदों का सम्मान किया था, और गृहमंत्री सुकमा भी गए
गए थे। घटना की निंदा तब भी की गई थी और तब भी कहा गया था कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तमाम घटनाओं की रिपोर्टिंग भी स्थायी रूप से नेताओं की प्रतिक्रिया की तरह होती जा रही है। बदला ले लिया जाएगा तो क्या नक्सल समस्या दूर हो जाएगी? और बदला 24 अप्रैल की घटना का ही क्यों लिया जाएगा? क्या 11 मार्च को मारे गए 12 जवानों का बदला नहीं लिया जाना चाहिए? क्या उनकी शहादत का कोई मोल नहीं? उनकी शहादत का क्यों नहीं बदला लिया गया? मैं बस इतना कह रहा हूं कि टीवी और राजनीति ने जो आपको भाषा दी है, जो शब्दावली आपको दी है, उसमें आप फंस गए हैं। आप ही नहीं, हम भी फंस गए हैं। यह भ्रम की भाषा है जिससे सिर्फ धारणा बनती है, सूचना और समीक्षा की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को सुनिए, फिर सोचिए कैसे तमाम गश्ती चुस्ती के बाद 300 नक्सली आम आदिवासी जनता को ढाल बनाकर सामने आ गए और हमला कर दिया, वो भी दिन के वक्त। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे ऊपर आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया है। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। रॉकेट लॉन्चर फेंके उन्होंने हमारे ऊपर, जवान घायल है। रॉकेट लॉन्चर जो कि यूवीजल होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी हमारे ऊपर मारे। हमने भी उनको बहुत मारा है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुआ उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में। फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे, तो उनका ज्यादा तादाद आदमी थे, घेरने के चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए। 1 महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है, दूसरा बड़ा। 1 महीने में हमारे 38 जवान शहीद हो गए। क्या हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि जो 300 नक्सली काले लिबास में आए, जिन्होंने भारी मात्रा में हथियारों को लूटा, बारूद और गोलियों तक को लूटा, जवानों को मारा, और मीडिया में क्या दिख रहा है? उनके छोड़े हुए कपड़े, पानी की बोतलें और गोलियों के खोखे। ये नक्सली कहां से इतनी बड़ी संख्या में आ गए और इतने जवानों को मारकर गायब हो गए, समझ नहीं आता। अब ड्रोन सर्विलांस, उपग्रह से ली जाने वाली तस्वीरों की बात क्यों नहीं हो रही है? हमले के वक्त हमारे जवान सूचना तकनीकी से भी लैस होंगे, फिर हम क्यों नहीं जान पाते हैं कि जवानों पर हमला करने वाले ये नक्सली इतने सफल कैसे हो गए? उस पक्ष के बारे में कोई मुकम्मल खबर क्यों नहीं होती है? क्या ये आपको भयावह नहीं लगता कि इतने सालों से जवानों पर हमले हो रहे हैं, इतने सालों से हम और आप वही बातें करते चले जा रहे हैं? It is one of the positions where our troops were there and where our troops got martyred. Now I will take you to the places where we had taken positions and our troops were injured or they lost lives. This is another such position. You can see bloody stains here. And coming to the next place. किस तरीके से उन्होंने जब ह्यूमन शील्ड लिया हुआ था पूरे गांव वाले इसमें? हाँ, उन्होंने ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है। आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। तो हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश की है, तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। तो उसमें क्या होगा कि अब कुछ तो उसका ध्यान उधर बट गया और इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया धक्का मार करके माओवादियों ने। हालांकि वो इच्छुक नहीं दिख रहे थे, गांव वाले अनविलिंग थे, फिर भी उनको जबरदस्ती गन पॉइंट पे माओवादियों ने पुश करके ट्रूप्स के आगे खड़ा किया ताकि वो अपना फायर न कर सके और इधर आ न सके। उस कारण से ये पार्टी आइसोलेट भी हुई है और लॉस हुआ है। तो सर वो बीच में कुछ आ रहा था कि कुछ मिसिंग भी है जवान, तो कुछ मिसिंग नहीं, वो मिसिंग नहीं था, उसकी बॉडी मिल नहीं पाई थी, फिर आकर के यहाँ मिल गई थी। अब चाहे तो मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ, उधर की तरफ था वो हवलदार पद्मनाभन, वो मिल गया। वो वही पेड़ है जिसके नीचे था वो। जिस मिसिंग जवान की बात कर रहे हैं वो मिसिंग नहीं था, उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे था। वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ है। सर क्या नाम है? हवलदार एम पद्मनाभन। हवलदार एम पद्मनाभन।
जी सर इसमें कितना लूट हुआ, लूट के लिए कुछ नहीं? लूट का एक्चुअली हम लोग अभी असेस कर रहे हैं कि मोबाइल फोन पर्स वगैरह तो नहीं ले गए हैं वो, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट आइटम्स होते हैं तो निश्चित तौर पे कोई आंकड़ा बता नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता है कि माओवादी जवानों के निजी सामान को भी लूटते हैं, जैसे उनका पैसा हुआ, उनका मोबाइल फोन वगैरह हुआ, वो लूट के ले जाते हैं। सर जवानों के शहीद होने के बाद उनके ऊपर क्या कुछ कुल्हाड़ी से एक्स या फिर और ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा हुआ है, म्यूटिलेशन भी हुआ है, शरीर का जो है उन्होंने किया, डिफाइल किया है। जी सर अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अभी हम लोग करेंगे कार्रवाई, अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करना हम लोगों को। तो वो तो क्योंकि गोपनीयता की बात है तो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता। एक्चुअली व्हेन द एनकाउंटर टुक प्लेस they had vanished from village after the encounter and they came only just this morning. So we have called them and we would ask them how they came and how they used them, who were there. सर अभी तक क्या अभी रेत लेइंग होने वाली है रायपुर में? जी। उसके बाद क्या फिर बॉडी वगैरह कब तक पहुंच जाएंगी? वो आज ही पहुंच जाएंगी। ये सीआरपीएफ का प्रयास रहता है कि जो लोग दिवंगत हैं या शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर उनके घर वालों को उसी दिन फास्टेस्ट मीन्स से सुपुर्द कर दिया जाए। सर अभी कुछ कंपनसेशन कुछ कंपेंसेशन देती है सरकार, बहुत प्रॉम्प्ट है इस मामले में और बहुत अच्छा कंपेंसेशन देती है और शीघ्र देती है। जी 100 के करीब सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ। युद्ध और नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने की ट्रेनिंग उन्हें विशेष रूप से दी जाती है। हमले के बारे में अधिकारियों के वर्णन बताते हैं कि नक्सलियों का पलड़ा भारी लगता है, जबकि हमारे जवानों ने भी मुकाबला बहादुरी से किया। हमले में नक्सली जवानों के पर्स और मोबाइल के भी लूटे गए हैं या नहीं, इसकी जांच हो रही है, इसका हिसाब हो रहा है। उन्हें इतना वक्त कैसे मिला कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाया, घेर कर मारा भी। अधिकारियों के इन बयानों के बाद भी कई बार लगता है कि घटना के बारे में सही अंदाजा नहीं मिल पा रहा है। क्या 100 हथियारबंद जवानों को घेर लेना इतना आसान होता है? 25 जवानों की शहादत हुई है। दावा किया जा रहा है कि कुछ नक्सली भी मारे गए हैं, जबकि वे 300 की संख्या में आए थे, तब कुछ ही क्यों मारे गए? पर एक बात है, सीआरपीएफ के जवानों ने सड़क निर्माण के काम में लगे 40 लोगों को बचाया भी है। ये भी इस पूरे संघर्ष का एक ऐसा पक्ष है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि वहां पे जो लोग निहत्थे लोग काम कर रहे थे, लड़ने के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों पर उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी थी। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, जो लड़ाई हुई उसका नेचर कैसा था? 25 जवान मारे गए हैं ये कहा जा रहा है, क्या स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी? लड़ाई कैसी रही और क्या कुछ लोगों को हम बचा पाए? तो क्या उस लड़ाई की वजह से 100 के करीब जवान हमारे गए थे और ये सड़क बनाने का काम चल रहा था। इसमें से 70 सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 25 लोग की डेथ हुई है, 7 लोग घायल हैं और बाकी सभी जवान सुरक्षित हैं। इसके साथ साथ वहां पर 40 लोग थे वो जो सड़क का काम करने के लिए, जो लेबर थे, इंजीनियर्स थे और कॉन्ट्रैक्टर के लोग थे, उन सबको भी इसी फोर्स ने बचाया है। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई में सिर्फ हमने लोगों को खोया नहीं है, बल्कि हो सकता है कि माओवादियों को मार भी गिराया हो, क्योंकि हम अपने कई लोगों को बचाने में कामयाब हुए। तो एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त लड़ाई। और जो घायल हमारे जवान हैं उनके जो हमें पता चला है, जो फोर्स जब लौटा है तो जिन लोगों ने उस लड़ाई में वाकई हिस्सा लिया, उससे ये पता लगता है कि कम से कम 10 से 12 लोगों को जरूर नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये इसके पूरे डिटेल्स 2-1 दिन बाद पता चलेंगे जब माओवादी अपनी इंटरनल एक्सेस करेंगे, तो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। और जहां तक सवाल है, हमारे 40 सिविलियंस को भी हमने बचा। तो अगर लड़ाई इतनी जबरदस्त हमारी ओर से भी हुई है तो फिर नक्सली कैसे हथियार लूट के ले जा पाए? क्योंकि अगर तो क्या वो अपने को बचाने की कोशिश में कैसे कामयाब हो पाए होंगे कि वो कुछ लूटपाट भी कर पाए? देखिए, वो स्ट्रेच जो है लंबा रहता है और जब आरोपी पार्टी जाती है तो जो पहले के जो 25-30 लोग थे, 32 लोग वो फंसे हैं। पीछे जो 70-80 लोग थे उन्होंने फौरन मोर्चा लिया और उन्होंने लगातार फायर किया। उस दौरान जब ये लड़ाई करीब 3 से 4 घंटे तक चली है तो कुछ देर तक पता नहीं होता है जब जंगल में लड़ाई चलती है। शुरुआत के लोगों में इन लोगों ने गांव वालों को भी इस्तेमाल किया और हो सकता है उनकी मदद से वेपन ले लिए हो। राइट, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बार बार कहा जा रहा है कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्या आईडी का इस्तेमाल हुआ, विस्फोटकों का इस्तेमाल, जो जनरली इनकी तरीका मोडस ऑपरेंडी रहता है? इस ऑपरेशन में आईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने सीधे फायर किया और पुलिस फोर्सेज ने भी फायर कर मुकाबला किया। आईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी और वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। शहादत बेकार नहीं जाएगी, हर बात इसी पर खत्म होती है और इससे शुरू नहीं होती है। इससे क्यों नहीं शुरू होती कि शहादत हुई ही क्यों?
ऐसे कैसे हमारे जवानों को कोई घेर देगा, घेर लेगा और मार देगा और गायब भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किधर से आए किधर गए। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों से जो लूटपाट की है उसकी सूची इस प्रकार है। कुल 22 हथियार लूटे गए हैं। 12 AK-47 राइफल हैं, इनमें से 5 पर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर थे। AKM-4, इंसास लाइट मशीन गन 2, इंसास राइफल 3, वायरलेस सेट 5, बाइनोक्यूलर 2, बुलेट प्रूफ जैकेट 22, DSMD 1, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर इसको बोलते हैं, AK-47 के 59 मैगजीन, AKM के 16 मैगजीन, इंसास LMG के 16 मैगजीन, इंसास राइफल के 15 मैगजीन, गोली बारूद AK-MS 2820 राउंड, इंसास के 600 राउंड, UPGL के 62 राउंड, छत्तीसगढ़ के ये सब देखिए इतना सारा कुछ लूट के ले गए। जवानों का नुकसान भी किया, जान का भी नुकसान किया और इतना सारा कुछ लूट के ले गए। साथ ही उनके जो नक्सलियों को जो मारे जाने का दावा कर रहा है उनकी भी बॉडी वो उठाकर ले गए हैं। तो ये सोचिए कि हम कहां थे और किस स्तर थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक दोनों तस्वीर नहीं आएगी ये कहानी पूरी नहीं है।